नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस का एक टॉपिक है अपने सिलेबस में। जो भी आरसीडीएफ की विभिन्न प्रकार की पोस्ट है, एग्ज़ाम्स जो भी होगी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो आरसीडीएफ का, सभी में ये पॉइंट अपना काम में आएगा। तो आज का अपना पॉइंट है क्वालिटी एश्योरेंस, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, कॉमन मिल्क डिफेक्ट्स। ठीक है, कि मिल्क में कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स में कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आज की अपनी क्लास रहेगी क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड, क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, जिसमें क्या पढ़ेंगे अपन, कॉमन डिफेक्ट्स इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये, जहाँ से अपनी एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। एग्जाम कोई सा भी हो आरसीडीएफ का, हर एग्जाम में ये पॉइंट काम में आएगा। तो आज की क्लास अपन शुरू करें कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ मिल्क से। ठीक है, कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ मिल्क, डिफेक्ट्स ऑफ मिल्क। तो देखिए, दूध के अंदर जो डिफेक्ट होते हैं, डिफेक्ट्स का मतलब क्या है, दूध का खराब हो जाना। सामान्य भाषा में अगर देखें अपन, तो कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ मिल्क का क्या मतलब हो गया कि दूध में क्या क्या खराबी हो सकती है, क्या क्या अल्ट्रेशन हो सकता है उसकी क्वालिटी में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले क्वालिटी ऑफ मिल्क टेस्ट करने के लिए अपने पास क्या है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिनके बारे में अपन ऑलरेडी पहले वीडियो में देख चुके हैं, पहली क्लासों में पढ़ चुके हैं। उसमें क्या क्या पढ़ा था अपन ने कि मिल्क के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म टेस्ट हो गया, हेंसा टेस्ट है, स्टोर्स टेस्ट है, ब्यूटायरोमीटर टेस्ट है, लैक्टोमीटर का टेस्ट है, पीएच, एसिडिटी, एल्कोहल, एल्जाइरिन टेस्ट, बोविडिन टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट अपन पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वो जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपन, कॉमन मिल्क डिफेक्ट्स। ठीक है, तो मिल्क डिफेक्ट्स जो होते हैं वो किससे होते हैं, बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन, यानी दूध के अंदर क्या हो गया, बैक्टीरिया का कॉन्टामिनेशन हो गया। तो मैं इसको क्या बोल दूं, बैक्टीरियल स्पॉइलेज। बैक्टीरियल स्पॉइलेज यानी बैक्टीरिया की वजह से दूध का खराब होना। ठीक है, किस किस प्रकार से हो सकता है वो देखिए। तो पहला पॉइंट आता है इसमें गैस प्रोडक्शन, यानी दूध के अंदर गैस उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया आ गए, जिससे क्या हो जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपन इसमें, प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस का मतलब क्या है, दूध में उपस्थित प्रोटीन। अब दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन होती है। केसिन प्रोटीन का लाइसिस हो जाए। ठीक है, प्रोटियोलाइसिस का क्या मतलब होता है, सामान्य मतलब प्रोटीन का लाइसिस, यानी प्रोटीन का डाइजेशन हो जाए। अब दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है केसिन, कौन सी प्रोटीन होती है दूध में, केसिन, इसका डाइजेशन करने वाले बैक्टीरिया अगर दूध में आ गए तो क्या हो जाएगा, वो केसिन को डाइजेस्ट कर देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, दूध खराब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रोटियोलाइसिस। नंबर तीसरा अपन पढ़ेंगे रोपीनेस। रोपीनेस का मतलब होता है दूध की शांता या विस्कोसिटी का बढ़ जाना। शांता का क्या मतलब होता है, एक गिलास में पानी है, दूसरे गिलास में शहद है, तो अपने को पता है शहद की शांता पानी की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पे रोपीनेस का क्या मतलब है, दूध की शांता का बढ़ जाना, यानी दूध का गाढ़ा हो जाना। अब रोपीनेस को पता कैसे करते हैं, पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, रोपीनेस का पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं अपन, एक आलपिन होती है, आलपिन की सहायता से दूध की सतह को अपन टच करते हैं। जैसे ही आलपिन को ऊपर करेंगे तो एक थ्रेड यानी धागा, दूध का एक धागे जैसी संरचना ऊपर की तरफ आ जाएगी, यानी दूध आलपिन से जुड़ा हुआ ऊपर की तरफ आएगा। तो वो क्या हो गया, उसका रोपीनेस का टेस्ट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से रोपीनेस की जांच की जाती है। अब रोपीनेस दूध में होता क्यों है, ठीक है, किन बैक्टीरियाज की वजह से हो सकता है, या और भी कई रीजन हो सकते हैं, वो पढ़ेंगे अपन रोपीनेस में। रोपीनेस का सादा मतलब पढ़ा पढ़ने क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए गैस प्रोडक्शन। अगर दूध में गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज आ गए तो उससे क्या हो जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। तो बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं जो गैस उत्पादन करते हैं, तो देखिए इसके एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया के। एक तो होता है कोलीफॉर्म, कोलीफॉर्म स्पीसीज के बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है, ईस्ट हो सकता है, या क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज के बैक्टीरिया हो सकते हैं।
ये सभी जो भी बैक्टीरिया के नाम मैंने बताए आपको, ये क्या करते हैं, दूध के अंदर गैस उत्पन्न करते हैं। गैस उत्पन्न हो जाएगी दूध में तो वो दूध क्या हो जाएगा, अनडिजायरेबल हो जाएगा, उसका टेक्सचर फ्लेवर सब खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि दूध में गैस उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। अपनी एग्जाम में इनसे सीधा सा क्वेश्चन आएगा और अपने को पता होगा तो ही अपन उसको सही कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस का सामान्य मतलब मैंने आपको बताया कि दूध में उपस्थित प्रोटीन का लाइसिस करने वाले बैक्टीरिया अगर दूध में आ गए तो क्या हो जाएगा, दूध खराब हो जाएगा, दूध के अंदर क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक, तो प्रोटियोलाइसिस करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसमें देखेंगे अपन। तो दूध में प्रोटीन का लाइसिस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं सबसे पहले माइक्रोकोकस स्पीसीज। देखिए माइक्रोकोकस स्पीसीज के बारे में अपने को क्या ध्यान रखना है कि ये जो बैक्टीरिया होता है वो फ्रेशली ड्रोन मिल्क, यानी जो दूध अपन ने ताज़ा निकाला है उसके अंदर भी माइक्रोकोकस उपस्थित हो सकता है। क्यों उपस्थित हो सकता है, क्योंकि ये गाय के थन यानी अडर के अंदर उपस्थित होता है। ठीक, तो माइक्रोकोकस फ्रेशली ड्रोन मिल्क में हो सकता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि ताज़ा निकाले हुए दूध में कौन सा बैक्टीरिया उपस्थित हो सकता है, तो उसका आंसर क्या करेंगे अपन, माइक्रोकोकस। नंबर नेक्स्ट देखिए बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस लिक्विफेसियंस। ये दोनों जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूध में क्या करते हैं, प्रोटियोलाइसिस करते हैं। अब इनके बारे में अपने को क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों बैक्टीरिया जो पास्चुराइज्ड मिल्क है, ठीक है, जिस दूध का पास्चुराइजेशन किया जा चुका है उसका भी प्रोटियोलाइसिस कर सकते हैं। अब पास्चुराइजेशन क्या होता है अपन पहली क्लासोज में, पहले वीडियोज में देख चुके हैं। स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस लिक्विफेसियंस जो होते हैं वो पास्चुराइज्ड मिल्क का प्रोटियोलाइसिस करने में सक्षम होते हैं। नंबर नेक्स्ट देखिए इसमें एग्जाम्पल बैक्टीरिया का। नंबर नेक्स्ट होता है बैसिलस सीरस। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या होता है, पास्चुराइज्ड मिल्क में भी उपस्थित हो सकता है। ठीक है, बैसिलस सीरस के बारे में क्या है कि जिस दूध का पास्चुराइजेशन किया जा चुका है उस दूध में क्या मिल सकता है अपने को, बैसिलस सीरस, यानी इतने टेम्परेचर के बावजूद भी ये जीवित रह सकता है। ठीक है, तो पास्चुराइज्ड मिल्क में अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो कौन सा हो सकता है, बैसिलस सीरस होता है। जबकि इन दोनों के बारे में क्या है कि पास्चुराइज्ड किया हुआ दूध है अपने पास, पास्चुराइजेशन किया हुआ, उसका भी प्रोटियोलाइसिस कर सकते हैं ये दोनों। ठीक है, तो इनमें अंतर पता होना चाहिए अपने को और इनके एग्जाम्पल यानी इनके नाम अपने को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखिए रोपीनेस के बारे में क्या है। रोपीनेस को डिवाइड कर दे अपन दो क्लासेज में, एक हो सकता है बैक्टीरियल रोपीनेस और एक हो सकती है नॉन बैक्टीरियल रोपीनेस। नाम से पता लग रहा है क्या अंतर है दोनों में। बैक्टीरियल रोपीनेस जो होगी वो किसकी वजह से होगी, बैक्टीरिया की वजह से होगी, जबकि नॉन बैक्टीरियल रोपीनेस किसी अन्य कारण से होगी, उसमें बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं होगा। अब बैक्टीरियल रोपीनेस जो होती है इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से दूध की श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ मिल्क क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो रोपीनेस प्रोड्यूस करते हैं, तो देखिए बैक्टीरियल रोपीनेस को मैं आगे दो क्लासेज में डिवाइड कर दूं। ठीक है, बैक्टीरियल रोपीनेस का रीजन क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, जो बैक्टीरिया उपस्थित होंगे वो क्या करते हैं, एक कैप्सूलर या मैं बोल दूं आपको स्लीमी कैप्सूलर मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, जो कैसा होता है, गम जैसा हो सकता है या म्यूकस, गम यानी गोंद या म्यूकस यानी श्लेष्मा की तरह हो सकता है, जिससे क्या हो जाएगी, दूध का गाढ़ापन बढ़ जाएगा, दूध की श्यानता बढ़ जाएगी। अब ये जो बैक्टीरियल रोपीनेस है इसको मैं दो प्रकार से डिवाइड कर दूं, एक तो होती है सरफेस रोपीनेस, ठीक है, और एक होती है वोल मिल्क रोपीनेस या वोल मिल्क रोपीनेस। ये रोपीनेस थ्रू आउट द मिल्क, पूरे दूध की रोपीनेस बढ़ जाए या केवल दूध की सतह की रोपीनेस बढ़े। देखिए सरफेस रोपीनेस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होते हैं कौन सा होता है, उसका मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ।
सरफेस जो रोपीनेस है यानी दूध की सतह की सांद्रता बढ़ गई, ठीक है, सरफेस रोपीनेस। इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है? एल्केलेजीनस विस्कोलैक्टिस, ठीक है। ये नाम याद रखना अपने को कि सरफेस रोपीनेस के लिए कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है, तो क्या है ये? एल्केलोजीनस विस्कोलैक्टिस है। जबकि वोल मिल्क या रोपीनेस थ्रो आउट द मिल्क, इसके लिए कौन से बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं वोल मिल्क रोपीनेस, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होते हैं बेसिलस हो सकता है, ठीक है, बेसिलस स्पीसीज के बैक्टीरिया हो सकते हैं, एंटेरोबैक्टर हो सकता है, ठीक, लैक्टोबैसिलस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है या माइक्रोकोकस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे नाम अपने को याद रखने हैं। ये सब बैक्टीरिया क्या करते हैं? वोल मिल्क रोपीनेस प्रोड्यूस करते हैं, यानी पूरे दूध की सांद्रता को बढ़ाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? बेसिलस स्पीसीज के हो सकते हैं, एंटेरोबैक्टर हो सकता है, लैक्टोबैसिलस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है और माइक्रोकोकस हो सकता है। जबकि जो सरफेस रोपीनेस है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा है? एल्केलोजीनस विस्कोलैक्टिस। ये बैक्टीरिया क्या करता है? सरफेस की रोपीनेस बढ़ाता है। तो ये पढ़ा अपन ने बैक्टीरियल रोपीनेस, वो रोपीनेस जो किसकी वजह से हो रही है? बैक्टीरिया की वजह से। अब देखिए नॉन बैक्टीरियल रोपीनेस, तो नॉन बैक्टीरियल रोपीनेस किसकी वजह से होगी? इसमें बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं होता। इसका सबसे सीधा सा एग्जांपल अपने को ध्यान में रखना है कि अगर किसी मैस्टाइटिस जिस गाय को हो रखा है उसका दूध निकाला अपन ने, तो उसमें क्या होगा? रोपीनेस होती है। अब मैस्टाइटिस का मतलब क्या है? मैस्टाइटिस का सीधा सा अर्थ होता है कि गाय के थनों में संक्रमण, ठीक है। मैस्टाइटिस का क्या मतलब है? सीधा गाय के थन में संक्रमण होना क्या कहलाता है? मैस्टाइटिस। तो जो मैस्टाइटिस वाला मिल्क होगा उसमें क्या होगी? नॉन बैक्टीरियल मैस्टाइटिस वाला जो मिल्क है उसमें क्या होगी? रोपीनेस होगी, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है कि मैस्टाइटिस मिल्क में क्या आ जाती है? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या है? एक प्रकार की ब्लड कार्पसेल्स होती है, इसी जो होती है वो होती है ल्यूकोसाइट्स। उनकी वजह से क्या हो जाएगा? दूध की रोपीनेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब पढ़ा अपन ने बैक्टीरियल स्पॉइलेज ऑफ मिल्क, यानी दूध में किस प्रकार के डिफेक्ट्स उत्पन्न हो सकते हैं बैक्टीरिया से। ये पढ़ा अपन ने कॉमन मिल्क डिफेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपन मिल्क प्रोडक्ट्स या फर्मेंटेड जो मिल्क होता है उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। फर्मेंटेड मिल्क का मतलब क्या हो गया? फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट कौन सा होता है? दही हो गया, ठीक है। जबकि कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? पनीर हो गया, छेना हो गया, चीज़ हो गया, फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। फर्मेंटेड जो मिल्क प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? दही होता है। तो अब क्या पढ़ेंगे अपन? कॉमन डिफेक्ट्स इन फर्मेंटेड मिल्क, ठीक है। फर्मेंटेड मिल्क में कॉमन डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो देखिए इनको भी अपन 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। पहला जो डिफेक्ट्स हो सकता है वो किस में हो सकता है? अपीयरेंस, ठीक है। समझने के दृष्टिकोण से अपन क्या लेंगे? फर्मेंटेड मिल्क की जगह दही लेंगे, ठीक है, दही के समझेंगे। अब पहला डिफेक्ट्स हो गया अपीयरेंस में, यानी दही दिखने में कैसा है, उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे उसके ऊपर पानी है, नीचे सॉलिड्स हैं, उसका कलर ही अलग है, उसके ऊपर क्रीम की लाइन बनी हुई है, तो ये अपीयरेंस के डिफेक्ट्स होते हैं। दूसरा जो डिफेक्ट्स हो सकता है वो किस में हो सकता है? फ्लेवर में हो सकता है, फ्लेवर डिफेक्ट्स। फ्लेवर का सीधा सा मतलब क्या होता है? फ्लेवर का मतलब होता है उसका टेस्ट एंड स्मेल। टेस्ट और स्मेल दोनों को एक साथ क्या बोल देते हैं अपन? फ्लेवर बोलते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट इसमें देखिए कंसिस्टेंसी में डिफेक्ट, कंसिस्टेंसी या उसकी विस्कोसिटी, ठीक है। इसमें अगर डिफेक्ट्स हो जाए तो उसे किस में पढ़ेंगे अपन? कंसिस्टेंसी या विस्कोसिटी डिफेक्ट्स। अब देखिए अपन पढ़ेंगे कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस में कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं दही के? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे अपन वे सेपरेशन। वे सेपरेशन, देखिए वे क्या होता है? एक साइड प्रोडक्ट होता है जो किसका है?
कोगुलेटेड जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पनीर हो गया, छेना हो गया, चीज़ हो गया, इनका बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है अपने को, वे मिलता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं अपन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्मेंटेड मिल्क के बारे में पढ़ रहे हैं। अब अपन जानते हैं कि दही बनाते समय वे सेपरेट नहीं होता है। ठीक है, अगर दही के अंदर वे सेपरेट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, दही के अपीयरेंस का डिफेक्ट हो जाएगा। अब वे सेपरेशन का रीज़न क्या हो सकता है इसमें, देखिए हाई इनोकुलेशन रख दूं मैं, हाई इनोकुलेशन रेट। ठीक है, यानी जो बैक्टीरियल कल्चर उसमें मिला रहे हैं उसकी रेट क्या कर दी मैंने, हाई कर दी, तो उसमें क्या हो जाएगा, वे सेपरेट हो जाएगा। ज़्यादा मात्रा में मैंने बैक्टीरियल कल्चर मिला दिया तो वे सेपरेट हो जाएगा। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है इसका, कि बैक्टीरियल कल्चर मिलाने के बाद मैंने उसको क्या कर दिया, प्रॉपरली इंक्यूबेशन नहीं किया, प्रॉपर इंक्यूबेशन नहीं किया गया। अब इनोकुलेशन क्या होता है, इंक्यूबेशन क्या होता है, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है पहले उसको देखें फिर यहाँ पे आए। तो देखिए प्रॉपर इंक्यूबेशन नहीं किया गया है, यानी जो बैक्टीरियल कल्चर मिलाने के बाद अपन ने क्या किया, दूध को अनडिस्टर्ब नहीं रखा, वो हिल रहा है या उसको मिला दिया गया, जो भी किया गया प्रॉपर इंक्यूबेशन नहीं किया गया, इस वजह से क्या हुआ, वे सेपरेट हो गया। नंबर नेक्स्ट देखिए इसमें स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है, दूध की जो सरफेस है वहाँ पे एक मोटी परत बनी हुई है। ये किस वजह से हो सकता है, हाई फ्रीजिंग, यानी दूध को क्या कर दिया मैंने, लो टेम्परेचर पर जमा दिया, तो उस केस में क्या होगा, स्टेबल फॉर्मेशन हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट देखिए क्रीम लाइन। क्रीम लाइन का मतलब क्या है, दूध में जब अपन ने बैक्टीरियल कल्चर मिलाया, दही जमाने के लिए जब बैक्टीरियल कल्चर मिला रहे हैं तो उसकी प्रॉपर स्टायरिंग करनी होती है। ठीक है, पढ़ा था अपन ने कि जैसे बैक्टीरियल कल्चर मिलाया उसको एक बार पूरे दूध को अच्छे से घोल देना होता है। अगर प्रॉपर स्टायरिंग नहीं की गई है, प्रॉपर स्टायरिंग नहीं की तो क्या हो जाएगा, क्रीम लाइन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये किसका डिफेक्ट हो गया, अपीयरेंस का डिफेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए डिस्कलरेशन, यानी दही का रंग सही नहीं दिखाई दे रहा अपने को। अब डिस्कलरेशन का क्या रीज़न क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर पर अपन ने क्या कर दिया, इनोकुलेशन कर दिया। ठीक है, यानी अधिक गर्म दूध के अंदर ही अपन ने क्या मिला दिया, बैक्टीरियल कल्चर मिला दिया, तो उसका कलर क्या होगा, सही नहीं दिखाई देगा अपने को। या क्या रीज़न हो सकता है इसका, लो पीएच हो सकती है। ठीक है, दूध की जो पीएच थी वो सही नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें गैस फॉर्मेशन। गैस फॉर्मेशन कब होगा, जब दूध के अंदर क्या था, प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया का इन्फेस्टेशन था या कॉन्टामिनेशन था, उस वजह से क्या हो गया, दही के अंदर क्या हो गया, गैस के बबल्स मिलेंगे अपने को। नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट क्या पढ़ सकते हैं अपन इसमें, मोल्ड्स की कॉलोनी बनी हुई है। ठीक है, मोल्ड्स कॉलोनीज एट द सरफेस ऑफ फर्मेंटेड मिल्क। इसका रीज़न क्या हो सकता है, ईस्ट इन्फेस्टेशन। ईस्ट का अगर कॉन्टामिनेशन है दूध के अंदर तो क्या होगा, मोल्ड्स की कॉलोनीज बन जाएगी। तो ये सभी अपन ने क्या पढ़े, दही के अपीयरेंस से रिलेटेड कॉमन डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब फ्लेवर डिफेक्ट्स। फ्लेवर का क्या मतलब बताया मैंने आपको कि टेस्ट और उसकी स्मेल में अगर डिफेक्ट उत्पन्न हो गए दही के तो उनको क्या बोलेंगे अपन, फ्लेवर डिफेक्ट्स बोलेंगे। अब फ्लेवर डिफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहला फ्लेवर डिफेक्ट क्या हो सकता है, नो कोगुलम। नो कोगुलम का मतलब क्या होता है कि दही जमा ही नहीं। ठीक है, दही नहीं जमा, नहीं जमना, इसका क्या रीज़न हो सकता है, दही जमा ही नहीं, दूध के अंदर अपन ने जो बैक्टीरियल कल्चर मिलाया उसका अमाउंट कम था। ठीक है, या क्या किया मैंने, जो इनोकुलेशन था, इनोकुलेशन उसकी रेट क्या थी, लो थी, कम थी। ठीक है, इनोकुलेशन रेट कम होने की वजह से क्या होगा, वो दही जमेगा ही नहीं। या हाई टेम्परेचर पर मैं उसको इंक्यूबेट कर दूं, उस केस में भी क्या होगा, दही नहीं जमेगा। दूसरा देखिए फ्लेवर से रिलेटेड बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट का रीज़न क्या होता है, लॉन्ग स्टोरेज कर दें अपन उसका, लॉन्ग स्टोरेज, यानी जो दही अपन ने जमाया उसको 1 दिन 2 दिन लंबे टाइम तक अगर वो रखा रह गया तो उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा, बिटर टेस्ट। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है बिटर टेस्ट का,
प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया का कॉन्टामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 3, फ्रूटी टेस्ट। दही में कैसा टेस्ट आ रहा है? फलों जैसा, फ्रूटी टेस्ट। तो फ्रूटी टेस्ट का क्या रीज़न होता है? ईस्ट कॉन्टामिनेशन इन मिल्क। ईस्ट के कॉन्टामिनेशन से क्या होता है? फ्रूटी टेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें नेक्स्ट डिफेक्ट कौन सा होता है? रैंसिड फ्लेवर। तो देखिए रैंसिड फ्लेवर का रीज़न क्या होता है कि दूध में जो फैट है उसका ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, दूध में उपस्थित फैट का अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो दही में कैसा टेस्ट होगा? रैंसिड होगा। ठीक है, सड़ा हुआ। इसका रीज़न क्या होता है? लाइपोलाइटिक का मतलब क्या होता है? लाइपो यानी फैट, लाइटिक मतलब डाइजेशन करने वाला। तो लाइपोलाइटिक अगर बैक्टीरियाज का इन्फेस्टेशन है दूध के अंदर तो रैंसिड फ्लेवर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। रैंसिड फ्लेवर किसकी वजह से होता है? लाइपोलाइटिक बैक्टीरिया के कॉन्टामिनेशन से। नंबर नेक्स्ट देखिए, वेरी सोवर। ठीक है, वेरी सोवर यानी दही कैसा है? बहुत ज़्यादा खट्टा है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि जो बैक्टीरियल कल्चर अपन मिला रहे हैं वो क्या है? अधिक मात्रा में है। इनोकुलेशन रेट क्या है? हाई है। तो इनोकुलेशन रेट हाई होने की वजह से क्या हो जाएगा? दही बहुत ही खट्टा होगा। तो ये किससे रिलेटेड है? दही के फ्लेवर से संबंधित कॉमन डिफेक्ट्स हैं और उनके क्या क्या रीज़न होते हैं वो पढ़ा अपन ने। नेक्स्ट देखिए, कंसिस्टेंसी एंड विस्कोसिटी से रिलेटेड डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो कंसिस्टेंसी, नेक्स्ट देखिए कंसिस्टेंसी या विस्कोसिटी से रिलेटेड कॉमन डिफेक्ट्स। तो इसमें अपन पढ़ेंगे विस्कोसिटी से रिलेटेड जो डिफेक्ट्स होता है, पहला कौन सा होता है? रोपीनेस होती है। ठीक है, मैं रोपी बोल सकता हूँ दही को, या स्लाइमी बोल दूँ। ठीक है, या स्टिकी बोल दे। इस प्रकार का जो दही होगा वो कब प्राप्त होगा अपने को? जब दूध के अंदर क्या है? बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन है, जैसे ल्यूकोनोस्टोक्स बैक्टीरिया के इन्फेस्टेशन से क्या मिलेगा अपने को? रोपी, स्लाइमी या स्टिकी टाइप का दही मिलता है। ठीक है, यह इसका रीज़न क्या हो सकता है? टू लो इंक्यूबेशन टेम्परेचर। दूध को जमाने के बाद जब अपन रखते हैं, स्टोरेज करते हैं, उसका टेम्परेचर अगर कम है तो भी कैसा दही मिलेगा? रोपी, स्लाइमी या स्टिकी टाइप का दही मिलेगा। नंबर 2 देखिए, इसमें सैंडी जो कंसिस्टेंसी होगी दही की वो कब होगी? अर्ली स्टायरिंग पे। अर्ली स्टायरिंग यानी जैसे अपन ने दूध में बैक्टीरियल कल्चर मिलाया, अपन ने क्या किया? उसको जल्दी से घोल दिया। अर्ली स्टायरिंग कर दें, या स्टोरेज एट हाई टेम्परेचर अबोव देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड। 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर उसकी स्टायरिंग कर देंगे, नॉट स्टोरेज, स्टायरिंग करेंगे तो कैसा दही मिलेगा अपने को? सैंडी टाइप का दही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गमी यानी गम जैसा। ठीक है, गमी कंसिस्टेंसी कब होगी दही की? जब इनप्रॉपर यूज ऑफ स्टेबिलाइजर किया जाएगा। ठीक है, इनप्रॉपर यूज ऑफ स्टेबिलाइजर से कैसी कंसिस्टेंसी मिलेगी दही की? गमी टाइप की। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 कंसिस्टेंसी वाला जो डिफेक्ट है वो कौन सा हो सकता है? नंबर 4 पढ़ेंगे अपन, थिन कंसिस्टेंसी हो या लिक्विड कंसिस्टेंसी हो। इसका क्या रीज़न होगा? जो दूध अपन ने लिया है काम में दही बनाने के, वो क्या है? पतला है, यानी उसके अंदर किसका अडल्ट्रेशन है? पानी का है, यानी अडल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अडल्ट्रेशन ऑफ वाटर की वजह से क्या मिलेगा अपने को? इस प्रकार का दही मिलेगा, थिन और लिक्विड कंसिस्टेंसी वाला। नेक्स्ट देखिए, इसका जो डिफेक्ट्स हो सकता है वो कौन सा है? सूपी या सॉफ्ट कंसिस्टेंसी, सूप जैसा। ठीक है, प्रॉपर जमा नहीं है, वो सूप जैसा है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? लो इनोकुलेशन हो। ठीक है, जो बैक्टीरियल कल्चर मिलाया गया है वो उसकी मात्रा कम हो, या
लो टेम्परेचर पर इंक्यूबेशन कर दिया गया, या क्या रीज़न हो सकता है? दूध में क्या है, प्रोटीन कंटेंट कम है, प्रोटीन की मात्रा कम है दूध में, तो भी कैसा मिलेगा दही, सूपी मिलेगा। या क्या है उसमें, दूध में अडल्ट्रेशन है, अडल्ट्रेशन, ठीक है, इन मिल्क। इन सभी रीजन से क्या मिलता है अपने को, सूपी या सॉफ्ट कंसिस्टेंसी वाला दही मिलता है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, मिल्क में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं और फर्मेंटेड मिल्क यानी दही में कौन कौन से कॉमन डिफेक्ट्स होते हैं, किस प्रकार से उनको क्लासीफाई करते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये पढ़ा अपन। जो भी अभ्यर्थी असिस्टेंट मैनेजर है या जनरल मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है, उनकी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके भी ये काम में आने वाला पॉइंट है। अतः अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विभिन्न प्रकार के उपयोगी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।